Whenever a teacher has to go into a classroom to teach any topic or subject, the teacher enters the classroom with certain objectives. The objectives are prepared beforehand by the teacher. That means the teacher goes into the classroom keeping in mind many objectives, and these objectives pertain to the topic or the subject. Welcome to my channel all about education, and today we shall be discussing about the objectives and how they should be written when planning for teaching or whenever you are going to plan a lesson plan. So before actual teaching you have to prepare those objectives, and this is what this slide tells you. एक शिक्षक को उद्देश्यों का निर्माण करके चलना चाहिए, और जो उद्देश्य हैं शिक्षक के, वो शिक्षक इन बातों को ध्यान में रखे कि तीनों क्षेत्रों संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोगत्यात्मक क्षेत्रों को कवर करते हुए ये उद्देश्य होने चाहिए. दैट मीन्स ऑल 3 डोमेन शुड बी कवर्ड. इससे क्या होता है, इससे जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, उसको एक आइडिया लगता है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है. यानी कि उद्देश्यों का निर्माण कक्षा में जाने से पहले बहुत ज़रूरी है. टीचर मस्ट बी क्लियर विद हिज और हर ऑब्जेक्टिव्स बिफोर प्रोसीडिंग विद द एक्चुअल टीचिंग इन द क्लासरूम. अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं, अधिगम उद्देश्य क्या होते हैं, इनको कैसे लिखा जाता है, डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो आपको लिंक दिया हुआ है. आप जाके मेरे इन लिंक पे देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि उद्देश्यों का निर्माण या निर्धारण कैसे किया जाता है. अब यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिया है लर्नर्स. यू कैन सी the lesson plan. It is actually not a lesson plan, it is just writing the objectives. कैसे उद्देश्य लिखेंगे हम एक लेसन प्लान के लिए, एक टॉपिक के लिए. तो यहाँ पर जो टॉपिक लिया गया है वो है बैंक, जो क्लास 8th का टॉपिक है और साइंस में आता है, गणित में आता है, और कॉमर्स इकोनॉमिक्स में भी आपको ये टॉपिक देखने को मिलता है. अब जब हम लक्ष्यों का निर्माण करते हैं तो हमारे लक्ष्य किन किन कंपोनेंट्स को ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए, कौन कौन से वो घटक होते हैं. ये 5 घटक आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनको मद्देनजर रखते हुए वी शुड कीप इन माइंड बिफोर राइटिंग दी ऑब्जेक्टिव्स. बट यस लर्नर्स, दीज ऑब्जेक्टिव्स शुड कवर ऑल दी 3 areas, that is the cognitive, psychomotor and affective domain. So let us understand what does the first one say. The first one says the component लक्ष्य अपेक्षित विद्यार्थी व्यवहार परक होना चाहिए. दैट मीन्स whenever you go into the classroom you want certain expected behavioral outcomes. आप कुछ व्यवहार में परिवर्तन चाहते हैं. किसी भी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य होता है व्यवहार में परिवर्तन, और आपके लक्ष्य इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर बने होने चाहिए. अ टीचर शुड मेक ऑब्जेक्टिव्स कीपिंग दिस इन माइंड दैट एट द एंड ऑफ द लेक्चर, एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ द क्लास, whatever changes you wanted in a student, you are able to see those changes. यानी कि जो आपने उद्देश्य बनाए हैं उन उद्देश्यों को पूर्ति करते हुए आपको व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देना चाहिए जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है. तो उद्देश्यों का निर्माण वैसे ही करना है. कैसे करना है? टॉपिक को ध्यान में रखते हुए, जो व्यवहार आप अपेक्षा कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आपको उद्देश्य बनाना है. तो ये घटक हो गया. दूसरा आपका है कि निरीक्षण योग्य व्यवहार, यानी कि जो व्यवहार में परिवर्तन की आप बात करें वो निरीक्षण योग्य होना चाहिए. दैट मीन्स यू शुड बी एबल टू असेस द बिहेवियर चेंज. आप उसका इवैल्यूएशन कर पाएं, आप जांच कर पाएं, और फिर उसकी जो परिस्थिति है, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, जो व्यवहारिक परिस्थिति है, उसका स्पष्ट संकेत देना. यानी कि आपको क्लैरिटी से पता चले, ऑब्वियस हो, आपको एक संकेत मिले, आपको एक सिग्नल मिले कि प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है उन उद्देश्यों के लिए. और ये भी तय करना कि छात्रों का, विद्यार्थियों का न्यूनतम कार्य स्तर क्या होना चाहिए. कि जब आप ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपके पास कौन सी क्लास के बच्चे हैं, क्या सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाह रहे हैं, कैसे पढ़ाने जा रहे हैं, कौन से मेथड्स यूज़ करेंगी, कौन से विधि आप यूज़ करेंगे, और उसके आधार पर आपको तय करना है कि क्या
न्यूनतम बिहेवियरल चेंज उसमें दिखने चाहिए, वो पहले से तय करने चाहिए, क्राइटेरिया पहले से बना लें। और विषय वस्तु के लक्ष्यों का सार्थक संबंध होना, यानी कि जो भी आप लक्ष्य, एम, ऑब्जेक्टिव बना के चलते हैं उनको सक्सेसफुल होना, उनका सार्थक होना बहुत जरूरी है। उसी को ध्यान में रखते हुए आपके उद्देश्य होने चाहिए। सो योर ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर कट। नाउ लेट अस सी हाउ you have made these objectives for the topic बैंक, यानी कि बैंक के लिए कौन कौन से उद्देश्य आप बना सकते हैं। आप देख रहे हैं ज्ञानात्मक, यानी कि कॉग्निटिव, सॉरी कॉग्निटिव नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हम नॉलेज, यानी कि ज्ञान से संबंधित। इसके बारे में आप मेरे लिंक पे जाएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर ज्ञान क्या होते हैं? ज्ञान आपके होते हैं प्रत्यास्मरण करना, यानी कि रिकॉल करना, या आपका हो सकता है प्रति अभिज्ञान करना, यानी कि रिकॉग्नाइज करना। यानी कि आप मोटा मोटा ये समझिए कि इसमें आपको समझ की उतनी जरूरत नहीं है, जानकारी की जरूरत है। यानी कि आपको ज्ञान मिल गया, आपको परिभाषा हो गई, सूत्र हो गए, नियम हो गए, ये सब चीजें जिनको आप याद करते हैं, कंठस्थ करते हैं और जानकारी मिल जाती है। समझ की यहाँ पे ज्यादा हम बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या उद्देश्य निर्माण किया है शिक्षक ने, क्या ऑब्जेक्टिव बनाए कि विद्यार्थी बैंक से जुड़ी विभिन्न प्रकार की सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर बता सकेंगे या प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि छात्र जो है, जो भी जानकारी है बैंक से संबंधित, उसकी जानकारी प्राप्त करेगा और बिहेवियरल आउटकम में ये होगा कि वो बता पाएगा। फिर विद्यार्थी विभिन्न विभिन्न प्रकार के बैंकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स, देयर आर कोऑपरेटिव बैंक्स, देयर आर प्राइवेट बैंक्स, देयर आर पब्लिक बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स, उनके जो अलग अलग टाइप के बैंक है उनके नाम बता सकेंगे। तो ये तो हो गया आपका ज्ञानात्मक, यानी कि ज्ञान से संबंधित। अब आपका आता है बोधात्मक। बोधात्मक क्या होता है आपका? अंडरस्टैंडिंग। अगर हम बात करें समझ की, अगर हम बात करें बोध की, अगर हम बात करें कॉम्प्रिहेंडिंग की, यानी कि अब यहाँ पर थोड़ा सा हमारा कॉग्निशन लेवल बढ़ गया है, तो इसलिए बोधात्मक को अक्सर कॉम्प्रिहेंडिंग भी कहते हैं या कॉम्प्रिहेंशन भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे समझ कैसे हो रही, देखिए विद्यार्थी बैंक में धनराशि जमा करने व निकाय के बारे में समझा सकेंगे। यानी कि जब आप बच्चे को बाद में, लेसन के बाद में या पढ़ाने के बाद में पूछेंगे कि बच्चों धनराशि कैसे निकाली जाती है बैंक से, कैसे जमा किया जाता है, तो बच्चा अपने शब्दों में अगर समझा पा रहा है, दैट मीन्स आप जिस उद्देश्य से आज क्लास में बैंक पढ़ाने गई थी वो उद्देश्य सार्थक हुए। यू आर सक्सेसफुल इन अचीविंग दोज objectives because you can see that expected behavioral change. The student is able to understand, the student is able to explain how you can withdraw money, how you can deposit money. दूसरा आपका आता है विद्यार्थी बैंक खातों से जुड़ी पासबुक का प्रयोग समझा सकेंगे। They will be able to understand that banks maintain a diary type thing which is known as passbook. तो उनको आपको समझा पाएंगे कि भाई पासबुक कैसे भरी जाती है, क्यों जरूरी होता है, पैसे निकालना क्रेडिट में आता है, जमा निकालना, खर्च करना उसमें तो डेबिट हो जाता है, तो आपका टोटल कम हो जाता है, तो वो सब भरा जाता है। कभी कभी जो आपके जमा पैसे होते हैं उसमें ब्याज आता है, इंटरेस्ट आता है, तो ये सारी चीजें उनको पासबुक में दिखाई देती हैं। अब अगला आपका आता है अनुप्रयोगात्मक। अनुप्रयोगात्मक क्या हो जाता है? इट इज एप्लीकेशन, यानी कि कैसे हम प्रयोग करते हैं, जो ज्ञान हमको मिला है वो हम कैसे प्रयोग करेंगे। हाउ विल वी यूज वट एवर द टीचर हैज टॉट अस। तो अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उस उद्देश्य से पढ़ाया है कि बच्चे उसका प्रयोग समझ पाएंगे, तो बच्चे प्रयोग बता भी पाएंगे। विद्यार्थी बैंकों से पैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार या बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग कर बता सकेंगे। आजकल तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, आजकल तो चेक बहुत यूज होते हैं, पेटीएम यूज होता है, तो बच्चों को समझ में आएगा कि किस तरह से ट्रांजैक्शन होता है, कैसे प्रयोग होता है हमारे दैनिक जीवन में, किस प्रकार से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं। तो ये अनुप्रयोग हो गया। बच्चों को लॉकर के बारे में पता चलेगा कि भाई घर में चोरी हो जाती है तो लॉकर का प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे एक चाबी आपके पास होती है, कैसे दूसरी चाबी बैंक वालों के पास होती है, जब दोनों चाबी लगाते हैं तभी आपके लॉकर खुल पाते हैं। तो ये सारी चीजें आप बच्चे
समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर बच्चा बता पा रहा है, दैट मीन्स एज अ टीचर आप सक्सेसफुल हैं, आप सफल हैं अपने उद्देश्य निर्धारण में। फिर आपका आता है कौशलात्मक। कौशलात्मक आपका स्किल है जो कि आपका मनोगत्यात्मक यानी कि साइकोमोटर स्किल से संबंधित है। तो अगर हम स्किल की बात करें, कौशलात्मक की, विद्यार्थी चेक का प्रयोग और उसके प्रकारों का प्रयोग बता सकेंगे। बच्चे बता पाएंगे कि चेक किस लिए प्रयोग होता है। किसी को पैसे देने के लिए चेक अगर आपके पास आता है तो आप बैंक में जमा कर दीजिए, वो उस जिसने आपको चेक दिया उसके बैंक के खाते से आपके पास पैसा आ जाएगा। तो ये कौशल बच्चे सीख जाएंगे कि कैसे चेक ले जाके आप पैसा जमा कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। विद्यार्थी बैंक के एटीएम, आजकल एटीएम भी बच्चे जान पाएंगे कि एटीएम में कैसे करते हैं, कार्ड्स डालते हैं, स्वाइप करते हैं, बटन दबाते हैं, फिर उसमें से पैसा निकल के आता है, फिर थोड़ी देर रुकिए, फिर उसमें से रसीद आती है। तो बच्चा जो अगर एटीएम से कार्य करना, सुविधा को यूज करना सीख जाता है या दिखाता है तो वो आपका कौशलात्मक हो जाता है। उसके बाद अगर अफेक्टिव डोमेन की बात करें, भावात्मक पक्ष की, तो विद्यार्थी बैंक से जुड़ी विभिन्न जानकारियों, सुविधाओं, प्रयोग आदि को जानने में वो जिज्ञासु होंगे, रुचि उत्पन्न होगी, विलिंगनेस दिखाएंगे, रेडीनेस दिखाएंगे, तत्परता दिखाएंगे। वो छात्र जो है पासबुक में किस प्रकार से प्रविष्टियां होती हैं इसको जानने के इच्छुक होंगे, रुचि दिखाएंगे, जिज्ञासा दिखाएंगे, क्यूरियोसिटी दिखाएंगे। तो इस तरह से आपने उद्देश्यों का निर्माण कर लिया। इन उद्देश्यों के निर्माण के बाद ही एक टीचर क्लास के अंदर जाता है। इसलिए ये उद्देश्य बिल्कुल सटीक होने चाहिए, सही होने चाहिए, ये इन घटकों के आधार पे होने चाहिए, तभी आपके उद्देश्य निर्माण सही माने जाएंगे। अब आप लर्नर्स देख सकते हैं, हियर आई हैव टेकन अ टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि संभावना, प्रोबेबिलिटी। अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो देखिए आप लेसन प्लान देख सकते हैं, यहाँ पर ज्ञानात्मक पक्ष दिया हुआ है। संभावना के बारे में जानकर विद्यार्थी उनके सभी नियमों का प्रत्यास्मरण कर बता सकेंगे। आपको भी पता है लर्नर्स कि यू हैव टू मग अप दी डेफिनेशंस, द लॉज, द फॉर्मूला, द थियोरीज, द प्रिंसिपल। आप सबको इन तथ्यों को, नियमों को आपको याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। तो जब आपको जरूरत पड़े तो आप उनका प्रत्यास्मरण कर बता सकते हैं। तो ये आपका ज्ञानात्मक पक्ष हो गया संभावना का। फिर आपका आ जाता है बोधात्मक पक्ष। बोधात्मक पक्ष में क्या होगा, विद्यार्थी संभावना के नियमों को अपने शब्दों में समझा सकेंगे और सरलता से समझा सकेंगे। यानी कि यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग की बात अगर हम करें तो छात्र अपने शब्दों में बता पाएंगे। क्या बता पाएंगे कि संभावना कैसे की, देखिए अपने शब्दों में और सरलता से। तो ये बोध है। बोध माने जब बच्चा समझ जाएगा तभी चीजों को समझा पाएगा। अगर समझेगा नहीं तो रट लेगा और वो ज्ञानात्मक पक्ष ही होगा। तो इसलिए टीचर को ऐसे समझाना है कि छात्र अपने शब्दों में समझा पाए। सो हियर अंडरस्टैंडिंग इज इन मोर फोकस। देन सेकेंड इज विद्यार्थी संभावना के संकल्पना को स्पष्ट रूप से बता व समझा सकेंगे। यानी कि यहाँ पर बच्चे जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, उसको क्लैरिटी के साथ समझ जाएंगे और अगर टीचर उनसे पूछेगी या टेस्ट लेगी तो वो उस चीज को प्रस्तुत भी कर पाएंगे। फिर आते हैं एप्लीकेशन पे, यानी कि अनुप्रयोगात्मक पे। अप्लाई करना डेली लाइफ में, हायर स्टडीज में, समस्या को सुलझाने में, यूज इट इन न्यू सिचुएशन, यूज द नॉलेज इन फेसिंग द न्यू प्रॉब्लम, यूज द नॉलेज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यूज इट इन डेली लाइफ, यूज इट फॉर हायर एजुकेशन। अनुप्रयोगात्मक विद्यार्थी संभावना का उपयोग अन्य विषयों में कर पाएंगे। किसी भी संभावना कहीं पे भी हो सकती है, बारिश होने की संभावना भी हो सकती है, तो आपका ज्योग्राफी में भी हो सकता है, क्लाइमेट के बारे में जानने में, कौन बच्चे पास होंगे कौन फेल होंगे तो वो भी गणना में भी, तो अन्य विषयों में आप इनको यूज कर पाएंगे। संभावना से प्राप्त ज्ञान विद्यार्थी नई परिस्थितियों में, जैसे मैंने अभी बताया कि आप प्लस माइनस सीखते हैं छोटी क्लास में और जिंदगी भर प्लस माइनस करते हैं। यानी कि जो प्लस माइनस का ज्ञान है, जो प्लस माइनस की नॉलेज है, एडिशन सब्सट्रैक्शन की, जोड़ना घटाने की, उसको हम जीवन भर हर दैनिक जीवन में हर जगह पे, हर क्षेत्र में उसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग उन चीजों का जो भी हम सीखते हैं अपने स्कूल डेज में, उनको हम आगे डेली लाइफ में या हायर स्टडीज में या फ्यूचर में प्रयोग करते हैं।
और विद्यार्थी संभावना से अन्य संबंधित समस्याओं को हल करने में भी प्रयोग कर सकेंगे कि क्या संभावना है, सिक्का उछालने पर हेड्स कब आएगा, टेल्स कब आएगा, कितनी बार हेड आ सकता है एक बार उछालने पर, कितनी बार टेल आ सकता है। तो ये समस्याओं को सॉल्व कर पाएगा। अगला हमारा आता है कौशलात्मक, वो जो मैं बता चुकी हूँ आपको कि ये आपका स्किल बेस्ड है, यानी कि मनोगत्यात्मक, साइकोमोटर। विद्यार्थी पासा, पत्ते, सिक्का, जैसे अभी मैंने सिक्के की बात करी, इफ यू थ्रो अ कॉइन और इफ यू थ्रो अ डायस, जब हम लूडो वगैरह खेलते हैं, और इफ यू प्ले कार्ड्स, तो तब भी आप देखते हैं 52 पत्ते होते हैं, तो क्या संभावनाएं होती हैं, इनसे संबंधित प्रश्न हल कर सकेंगे। चूंकि ये मैथ्स का इसलिए प्रश्न की बात हो रही है। मैथ्स में कौशलात्मक बहुत ज्यादा होता है क्योंकि बच्चे सम्स यानी कि सवालों को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। और दूसरा है छात्र जो है या विद्यार्थी लिखित मौखिक रूप से पासा, पत्ता, सिक्का की गणना करना सीख सकेंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि सिक्का उछालेंगे, अगर एक बार सिक्का उछालते हैं तो आप कितनी बार आपका हेड आ सकता है या कितनी बार टेल आ सकता है, तो कोई भी आ सकता है। 50-50% का चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है। 50% ये कि हेड आएगा, 50% ये कि टेल आएगा। तो ये कौशलात्मक हो गया। दूसरा कौशलात्मक है विद्यार्थी संभावना से के जटिल समस्याओं, प्रश्नों को सरल रूप से समझने का कौशल प्राप्त करेंगे। दे विल डेवलप द स्किल टू अंडरस्टैंड इवन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करना जान पाएंगे, कितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे। फिर आपका आता है भावात्मक यानी कि अफेक्टिव डोमेन। विद्यार्थी संभावना की समस्याओं को रोचकपूर्ण ढंग से, देखिए इंटरेस्टिंग लगता है ना, जब सिक्का उछालते हैं या जब हम डायस उछालते हैं या पत्ते खेलते हैं तो बहुत रोचकपूर्ण लगता है कि कैसे क्या होगा। तो जब बच्चों को रोचकता आएगी तो वो इस टॉपिक और अच्छे से पढ़ेंगे और इन नियमों का सही उपयोग करने में भी रुचि लेंगे। जानने के लिए जिज्ञासु होंगे, जानने में रुचि लेंगे। तो ये यहाँ पर भावात्मक आ जाता है। रुचि है, जिज्ञासा है, रोचकता है, लाइकिंग है, रिस्पेक्ट है। जैसे पर्यावरण अगर आप बना रहे हैं तो पर्यावरण में रिस्पेक्ट होती है। अब आप देख रहे हैं कि ये प्रपत्र बनता है। यहाँ पर टीचिंग नहीं होती क्योंकि उद्देश्य से संबंधित होता है। तो यहाँ पर जो आपकी टीचर हैं वो आपने कैसा प्लान बनाया है, कैसे उद्देश्यों का निर्माण करा है, उसी के आधार पर इनको मार्क करेंगी। तो यहाँ पर टीचिंग एक्चुअल नहीं होती, बस प्रपत्र होता है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा कि आप किस प्रकार से उद्देश्यों का निर्माण करते हैं। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।